बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एडेक्समी। मेरा नाम है रियाज नदीम। हमने सब्जेक्टिव सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है और कल मैंने एक एस्से को यानी एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक ओवरव्यू दिया था कि इसके अंदर हम किस तरह से पॉइंट्स या फिर आउटलाइन किस तरह से बना के उसको 3000 वर्ड्स का एस्से किस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद उसको हम 1000 वर्ड्स का जो एस्से है वो कैसे बना सकते हैं और फिर 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी मैंने उसमें से डील किया था। आज हम इसको थोड़ा-सा मज़ीद इसको डेप्थ में लेके चलेंगे और पार्ट वाइज़ इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमने इसकी आउटलाइन बनानी है। आपके सामने लिखा हुआ है कि ये एक क्वेश्चन था, क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। ये सीएसएस 2019 के ऐसे पेपर का एक टॉपिक है, ठीक है? और उस वक़्त मैंने ये ऐसे अटेम्प्ट किया था। इससे पहले भी मैं एजुकेशन का एक ऐसे अटेम्प्ट कर चुका हूँ और दोनों बार मेरा एजुकेशन का जो ऐसे था वो पास था, ठीक है? पीएमएस में तो 40 ही आए थे, सीएसएस में 51 थे, ठीक है? तो ये बताने का पर्पज़ ये है कि ये वाला वो ऐसे है 2019 में मैं प्रॉपरली एक बार मैंने एसए की क्लास पढ़ी हुई थी, ठीक है? और जो सीएसएस सॉरी पीएमएस से का जो मैंने दिया था उस वक़्त मैंने क्लास भी नहीं पढ़ी हुई थी। सिर्फ़ कुछ गाइडेंस ली हुई थी और ये ऐसे पास हो गया था। इसमें आपने अपने स्टांस के था साथ अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको अंडरस्टैंड करके चलना होता है, बजाए इसके कि आप टाइटल को समझने के अलावा कहीं से रटा-रटाया पैरा स्टार्ट कर दें। टाइटल कह रहा है, टाइटल आपको समझाना चाह रहा है कि आपने इस एसे को इस तरह से लिखना है, आपने इस तरह से इसको डील करना है कि किसी भी नेशन की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है, वो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम तय करता है। ठीक हो गया? अब यहाँ पे क्लासरूम्स का मतलब क्लासरूम एक्टिविटीज़ नहीं है। यहाँ पे करिकुलम की बात हो रही है, ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है? तो हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे कि ज़ाहिर है हम हर टाइटल को एक टॉपिक स्टेटमेंट बनाते हैं और उस अपने दिए गए स्टांस के ऊपर चलते हैं। मैंने हमेशा कोशिश की है कि चीज़ों को अ जो है ना डिवाइड करके चलने की, ठीक है? ये नहीं कि मैं आज एक क्लास लेके बैठा हूँ, तो मैं सारा ऐसे बना के उठूँ। ना आपको पहली चीज़ की समझ आनी, ना दूसरी की, आपको लगना बड़ा अच्छा लेक्चर है। बीच में से ना 1-1, 2-2 चीज़ें, 4-4 चीज़ें आपको याद ज़रूर रह जाएँगी, लेकिन आप उससे परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो आज हमने इसको माइन्यूटली लेके चलने के लिए स्टेप नंबर 2 जो है कल मैंने ओवरऑल सारा कुछ आपको बताया था और उसको मैंने बना के भी दिखाया था। आज हमने आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन क्या होती है? आउटलाइन आपका एक ओवरव्यू होता है एस्से का। आउटलाइन से एग्जामिनर समझता है कि ये बंदा मुझे क्या बताएगा। आउटलाइन से एग्जामिनर आपके माइंड का अंदाजा लगाता है कि इसने पॉइंट्स को किस तरह से डील किया है और किस तरह से ये लेकर चलेगा, ठीक है? ये मैंने जस्ट एक टाइटल दिया था, इसको आप किसी भी तरह से लेके चल सकते हैं। मैंने अपना स्टांस सादा-सा लिया है। मेरा पर्पस आपको समझाना है, ठीक है? कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ आवर सोशल एंड मॉरल डिस्ट्रक्शन। हमारी जो अखलाकी और माशरती जो गिरावट है, उसके पीछे काज़ेज़ क्या हैं? गिव अस सूटेबल वे फॉरवर्ड थ्रू एजुकेशनल रिफॉर्म्स। तो मैंने कहा है कि जी आप एजुकेशनल रिफॉर्म्स या फिर एजुकेशन सिस्टम के थ्रू एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाकर आप हमारे माशरती और अखलाकी जो मसाइल हैं, उनको आप हल करें। आपने इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से जो है वो लेकर चलना है। तो आउटलाइन हम स्टार्ट करते हैं। आउटलाइन में क्या-क्या होता है? एक तो ये देखें ज़रा इंट्रोडक्शन होता है, अगर आप इसको 1 कह लें। 2 क्या है? कॉजेज़ किस चीज़ की कॉजेज़? ये जो सोशल एंड मॉरल डिग्रेडेशन है, सोशल एंड मॉरल प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे, उनकी कॉजेज़ की बात कर रहे हैं। उसके बाद इफ़ेक्ट्स, इन वजूहात की बिना पे हमारा माशरा तबाह हो चुका है। और माशरे की तबाही के सिम्पटम्स क्या है? माशरे की तबाही की निशानियाँ क्या-क्या हैं? ये इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हैं? कहाँ से हमें पता चल रहा है कि जी हमारा माशरा तबाह हो चुका है? और उसके बाद अगर हमने इस माशरे को ठीक करना है,
सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। तो हमने चूंकि एजुकेशनल रिफॉर्म्स के थ्रू चलना है, हमने टॉप पे एक लाइन देखी थी सीएसएस के पेपर की कि जी कौमें जो हैं वो क्लासरूम से स्टार्ट होती हैं, क्लासरूम से बनती हैं, यानी किसी भी कौम का जो एजुकेशन सिस्टम है वो रिफ्लेक्ट करता है कि कौम किस तरह की बन रही है। तो यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, इनको भी हमने देखना है और एंड पे ये कंक्लूजन है। ये हमारी टोटल आउटलाइन है। तो जिन चीजों का आपने आउटलाइन के अंदर ख्याल रखना है वो जरा बहुत क्रिस्टल क्लियर रख लें अपने माइंड के अंदर। सबसे पहली बात है, जब आप आउटलाइन स्टार्ट करते हैं, आपके पास यहाँ पे 3D है, यानी 3 डायमेंशन। पहली डायमेंशन काजेस की है, दूसरी डायमेंशन इफेक्ट्स की है और तीसरी डायमेंशन सॉल्यूशंस की है, ठीक है। अच्छा, काजेस क्या है? हम ओवरऑल मुआशरे की तबाही की बात कर रहे हैं, तो एक दो चीजें तो मैंने पहले बता दी। आगे एक और आपने ख्याल रखना है कि सबसे बड़ी काज सबसे टॉप पे हो, उससे छोटी काज उससे टॉप नीचे हो, उससे छोटी काज उससे नीचे हो, और जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं ना, ये काजेज छोटी हैं, या फिर दूसरे अल्फाज में ये वाली काजेज इन काजेज की वजह से हैं, ये इनकी जैली काजेज हैं। इस तरतीब को आपने बड़े ध्यान से जो है वहां पे करना होता है, इसलिए आपने रफ वर्क लाजमी करना है। रफ वर्क आप लास्ट पेज के ऊपर हमेशा करें, ठीक है, कभी भी ऐसे को डायरेक्ट स्टार्ट ना करें। लास्ट पेज के ऊपर आप रफ वर्क करें, फिर वहां से तरतीब बनाएं आउटलाइन की। और ये मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इनको फ्रेजेस में आपने कन्वर्ट खुद करना है। मैं आपको तरीका बता देता हूं। इनसफिशिएंट बजट्स, मैंने इनसफिशिएंट बजट्स, ठीक है, आपने इसका थोड़ा सा काज एंड इफेक्ट को इसके साथ, अब ये काज एंड इफेक्ट कैसे आप जोड़ते हैं? अगर आपने मेरे मुहावरात का ऐसे जो लेक्चर सुना है ना, उसमें मैंने बहुत तसल्ली से बताया। इनसफिशिएंट बजट्स ये अफेक्ट्स किसको अफेक्ट करते हैं? द एजुकेशन सिस्टम। और आउटडेटेड करिकुलम भी चूंकि इसमें मसला है, कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। आपने सेंटेंसेस बेस्ड चलना है, फ्रेजेस बेस्ड चलना है, एक एक वर्ड बेस्ड नहीं चलना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए वर्ड्स लिखे हुए हैं। अच्छा, फिर लिटरेसी क्या है? एडेड फ्यूल टू फायर, ठीक है, एड्स फ्यूल टू फायर। एक्सट्रीमिज्म क्या है? एक्सट्रीमिज्म ने भी इफेक्ट किया है। आपने अपनी फ्रेजेस का स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा चेंज करके, एक में आपने अफेक्ट कर दिया, दूसरे में फ्यूल टू फायर ऐड कर दिया, तीसरे के अंदर आपने कहा कि क्लासेस एंड एजुकेशन सिस्टम आर आल्सो पार्ट ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसी तरह जिस तरह ये मैंने थोड़ा सा बता ही दिया है कि लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, आपने थोड़ा थोड़ा फ्रेजेस को चेंज करके ये कितने बनते हैं? 8-10 बनते हैं इनको आप। अच्छा, अगली बात, आपने यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से आपने तकरीबन 6 के ऊपर पैराग्राफ लिखने हैं अगर आप 3000 वर्ड्स के साथ चल रहे हैं सीएसएस के पेपर में। अगर आप बैठे हो, अगर आप पीएमएस में बैठे हुए हैं, तो आपने 4 पैराग्राफ तक आना है, बाकी अगले 4 के ऊपर पैराग्राफ नहीं आना। उनको आप कंक्लूजन में या इंट्रोडक्शन में किसी न किसी तरह से मेंशन जरूर कर दें। आउटलाइन में तो ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है, और एग्जामिनर ने उनके ऊपर नजर मार लेनी, उसको पता चल जाना है कि इस बंदे को इतना आइडिया है, ठीक है। आगे हम चलते हैं इफेक्ट्स के ऊपर। इफेक्ट्स दरअसल वो चीजें होती हैं जो इन काजेज की वजह से मेजरली लोग लोग जो हैं वो फेस कर रहे हैं। ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 भी हो सकती है, कोशिश करें इक्वल रखें। इनमें से भी अगर आप सीएसएस के साथ चल रहे हैं तो ये 6 तक जो है ना आप पैराग्राफ लिखें। इनके अंदर भी आपने आउटलाइन को थोड़ा सा सेंटेंस बेस्ड बनाना है, ठीक है। इग्नोरेंस इज द रिजल्ट ऑफ फलां, अल्टीमेट पॉवर्टी इज द प्रोडक्ट, ठीक है, गिवन बाय आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम या फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम। आपने थोड़ा थोड़ा ना, थोड़ा थोड़ा आपने कनेक्शन पैदा करते रहना है हर फ्रेज के अंदर, ठीक है। आगे क्या? सोशल इल्स, ये भी इस वजह से है, लॉलेसनेस भी इस वजह से है, पेसिमिज्म भी इस वजह से है, लो रिजल्ट्स भी इस वजह से हैं, ठीक है। बैगरी है, ये लो रिजल्ट्स को अगर आप यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की प्रोडक्शन पे ले, है ना, ये लो रिजल्ट्स का मतलब है
कि अनस्किल्ड जो, ये रिजल्ट मैं एग्जाम के रिजल्ट की नहीं बात कर रहा, यहाँ पे रिजल्ट का मतलब है कि अनस्किल्ड लोग जो है ना वो निकल रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटीज से। रिजल्ट नहीं आ रहा ना, हमारे लोग एजुकेशन लेने भी जा रहे हैं लेकिन एजुकेटेड होके नहीं आ रहे, मीन दैट वो बाहर निकलते हैं तो वो खाली हाथ हैं, वो कहते हैं हम मुल्क के लिए क्या करें, तो निकल जाते हैं बाहर 15-20 लाख रुपए लगा के। ठीक है, और यहाँ पे वो कल भी एक पॉइंट मिस हो गया था, ब्रेन ड्रेन। ठीक है, ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो बाहर जाना स्टार्ट कर देते हैं अपने मुल्क को सर्व करने की बजाय। ठीक है, इसको भी आप नंबर 2 या 3 पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पीएमएस का ऐसे लिख रहे हैं तो 4 पैराग्राफ यहाँ से आएंगे, बाकी पॉइंट्स को आप कहीं ना कहीं यूज करेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर या कंक्लूजन के अंदर। आगे है जी हमारा जो सबसे फोकस्ड एरिया, वो है सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस वो स्टेप्स होते हैं, सॉल्यूशंस वो चीजें होती हैं जिनके थ्रू आपने मसला रिजॉल्व करवाना है। पहली बात तो यह है कि जब आप सॉल्यूशन लिख रहे होते हैं ना, आपने डाउट में नहीं पड़ना, आपने बहुत क्लियर कट बताना है, बहुत क्लियर स्टांस में बताना है कि भाईजान मैं ये जो बातें बता रहा हूं ना, इनके अंदर दम है, मैं जो बात कर रहा हूं इस बात में दम है। तो जब आपने सेंटेंसेस बनाने हैं तो विल बी और शैल बी या शुड बी के अलावा आपने सेंटेंस नहीं बनाना। ये जी मे बी, माइट बी और इट इज पॉसिबल, इस तरह की जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है ना, ये नहीं चलती। आपसे पूछा गया है मसले का हल, तो आप भाईजान मसले का हल बताएं, अगले को ऑप्शंस ना दें, क्लियरली बताना है कि ये जो है एलोकेशन ऑफ जस्ट एंड सफिशिएंट बजट्स, ठीक है, विल सर्व द पर्पस। आगे क्या है? एफिशिएंट पॉलिसी मेकिंग, ये क्या करेगी? विल चेंज क्या? डायरेक्शंस, विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एजुकेशनल मशीनरी। ठीक है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जब हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, वो पॉलिसीज अच्छी लेजिस्लेशन, यहां पे आप लेजिस्लेशन भी डालें, पहले लेजिस्लेशन होगी, लेजिस्लेशन के बाद इसको लेजिस्लेशन टॉप पे रखें 1 पे, फिर फिर जो है ना बजटरी एलोकेशन अच्छी होगी। ये जो हम 2-2.5% से ऊपर नहीं जा रहे, दुनिया तो 10-10, 15-15, 20-20% जो है वो एजुकेशन को दे रही है। तो जब ये असेंबलीज में बातें होंगी तो फिर बजट इंक्रीज होगा, जब बजट इंक्रीज होगा तो फिर इसके ऊपर पॉलिसी मेकिंग, जाहिर है जहां बजट ज्यादा लग रहा है तो उनकी पॉलिसी मेकिंग भी उतनी ज्यादा जो है वो गौर फिक्र उनके ऊपर होता है, क्योंकि पैसा ज्यादा लग रहे होते हैं। और उसके बाद फिर रिवीजन ऑफ करिकुलम होगा। असल में करिकुलम और कोर्स ना, हमें ये बड़ा मसला है कि करिकुलम ओवरऑल एजुकेशनल सेटअप की साइकोलॉजी को कहते हैं। कितने प्रैक्टिकल्स डाले जाते हैं, किस तरह का एग्जाम होना होता है, कौन कौन सा सिलेबस तय करना होता है। अब सिलेबस और करिकुलम में हम लोगों को फर्क नहीं पता होता, सिलेबस बुक बेस्ड होता है, करिकुलम ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, यूनिवर्सिटी से अब हमारे स्कूलों से लेके यूनिवर्सिटीज तक, टेक्निकल कॉलेजेस अलग, जहां कहीं भी मदारस भी इसके अंदर आ जाते हैं। हमारे यहाँ जहां कहीं भी एजुकेशन के ऊपर काम हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, ये सारा निसाब तय करता है, निसाब होता है, ये सिलेबस नहीं, करिकुलम निसाब को कहते हैं, ये वाला निसाब। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल जो किसी भी निसाब तय करता है, वो निसाब, जिस तरह अब सिंगल करिकुलम अब बनाया गया है, तो ये तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, अभी भी उसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, यानी लागू नहीं हो पा रहा ना, लागू होने में बड़े मसाइल हैं। ठीक है, ये बहुत देर बाद बना है, ये बहुत पहले बनना चाहिए था, अभी भी अगर बन गया है तो उसको उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन की जो है नौबत, इम्प्लीमेंटेशन का जो है प्रोसेस उस तरह से नहीं हो पा रहा है जिस तरह से होना चाहिए था। उसके बाद क्या है जी, टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, जाहिर अब करिकुलम अच्छा होगा तो उसमें टीचर्स की ट्रेनिंग का भी बाकायदा तौर पे बढ़ाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थोड़ी सी ऊपर भी आ सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो जो ट्रेनिंग के कॉलेजेस हैं टीचर्स के, वो बढ़ेंगे।
ठीक है, स्कॉलरशिप्स देने चाहिए, ठीक है, और अलाउंसेस देने चाहिए। जो बच्चे भट्टों पे या इधर उधर काम कर रहे हैं उनको अलाउंसेस मिलने चाहिए, उनके वालिदैन को अलाउंसेस मिलने चाहिए कि बच्चे को आप इधर डालें, ठीक है। मीडिया का रोल इसमें आ सकता है, रिलीजियस स्कॉलर्स का, रिलीजियस स्कॉलर्स के रोल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो ये है कि बाज़ औक़ात मज़हब को इस्तेमाल करके भी लोगों को एजुकेशन से डराया जा रहा होता है, और दूसरी बात लोग इनकी बातें सुनते हैं ना, तो ज़ाहिर इनको फॉलो भी करते हैं, तो इन लोगों से भी रोल प्ले करवाया जा सकता है। उसके बाद है जी कंक्लूजन। तो आई होप कि आज हमने जो एजुकेशन के ऊपर एक जनरल सा मैंने इसको कोशिश की है कि इसको तीनों डायमेंशन में जनरल रखा जाए, लेकिन जो मैंने यहाँ पे डिस्कशन की है वो बिल्कुल स्पेसिफिक है। वो 3000 वर्ड्स के ऐसे के अगर आप उसकी तरफ जाएंगे तो 6 पैराग्राफ इसके हो गए, 6 ना कम से कम 5 तो होना, और 5 पैराग्राफ इस डायमेंशन के हो जाएं, 5 पैराग्राफ जो है वो सोल्यूशन के हो जाएं, 15 ये हो गए, एक कंक्लूजन हो गया और एक आपका इंट्रोडक्शन हो गया। ये टोटल 17 पैराग्राफ बनते हैं। तो 17 पैराग्राफ का अगर आप लोग लेंथ की बात करेंगे, भी लेंथ बताएं जी कितनी होती है, तो ये आपका 150 से 160 वर्ड्स का एक पैराग्राफ सीएसएस के 3000 वर्ड्स के लिए होना चाहिए। तो बाकी सारी चीजें सेम होती हैं, लेंथ के ऊपर फर्क पड़ता है, और लेंथ के ऊपर फर्क पड़ने का मतलब हर पैराग्राफ जो है वो जाहिर है अगर 5 to 7% कवर कर रहा होता है किसी भी ऐसे का, तो जैसे ही तो ओवरऑल लेंथ कम होती है तो पैराग्राफ की लेंथ भी कम होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप पीएमएस में जहां पे 2000 वर्ड्स तक आपने जाना होता है, तो ये वहां जाके जो है वो आप ले आए इसको 130 to 40 कर लें, ठीक है। और यही अगर आप तहसीलदार का ऐसे लिख रहे हैं, शॉर्ट ऐसे, तो वहां पे ये जो पैराग्राफ है ना, ये वाला अगर आप पीएमएस में लिखेंगे ना, तो ये 3+3+3 इस तरह होगा, ठीक है, +1 इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। यही तहसीलदार पे ले आए, पैराग्राफ की लेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी, ये 100 वर्ड से जो है ना 110 तक चले जाएं आप, ठीक है, इससे ज्यादा ऊपर ना जाएं, तो ये आपका 800-900 वर्ड्स ये हो जाएगा, और 60-70 वर्ड्स का आपका कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है, और 100 वर्ड्स का आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, तो ये आपका 1060 वर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। आप 9 पैराग्राफ लिख रहे हैं पीएमएस में अच्छी लेंथ के 140 प्लस के, और आप 15 पैराग्राफ लिख रहे हैं अच्छी लेंथ के सीएसएस में, और मॉडरेट लेंथ के तहसीलदार ऐसे में आप यानी 100 वर्ड्स से 110 तक चले जाएं, और ये लिख रहे हैं आप 9 पैराग्राफ तहसीलदार ऐसे में मॉडरेट लेंथ के, यानी 100 से 110 तक चले जाएं, ठीक है। तो ये आपके वर्ड्स, आपका वर्ड काउंट यहाँ पे इस तरह से पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज ये जिस ऐसे की हम बात कर रहे थे, इसकी या किसी भी ऐसे की जब आप आउटलाइन बनाएंगे, तो जो आज हमने इसको जनरली लेके जिन चीजों के ऊपर बात की है, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और याद रखें, कमेंट लाजमी किया करें। हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों के लिए ये चीजें फायदेमंद है? कमेंट्स आप करते कोई नहीं है, और हम किस तरह चुप करके खामोशी से तो हम काम नहीं करवाते जाएंगे। हमें अगर पता चलेगा कि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो हम उसको ज्यादा टाइम देंगे। और अगर इसी तरह जो है ना वो गुमसुम रह के आपने देख के और अपना फायदा उठा लिया और आपने हमें बताया ही नहीं, तो हम इसको क्लोज कर देंगे ना, हम कोई और चीज लेके आएंगे। हमारे लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है जिससे आपको ज्यादा फायदा हो रहा है। हमारे लिए वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है जिससे आपको ज्यादा फायदा या एटलीस्ट फायदा नहीं हो रहा। तो कोशिश किया करें, आप कमेंट लाजमी किया करें, और उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो तक आप इस चीज का वेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी आउटलाइन से उठाकर इंट्रोडक्शन बनाएंगे, और वो वही इंट्रोडक्शन होगा जो जिसकी मैं हमेशा बात करता हूं कि जी इसके अंदर काजेज भी आती हैं, इसके अंदर इफेक्ट्स भी आते हैं, इसके अंदर सॉल्यूशंस भी आते हैं। जी आपने 8-10 सॉल्यूशन का जिक्र करना है, 8-10 इफेक्ट्स का जिक्र करना है, और उस सबसे पहले 8-10 काजेज का जिक्र करना होता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल, ये सारी चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक इंट्रोडक्शन के ऊपर डील करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।